हाँ तो बच्चों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर एज एन ऑक्सीलेटर। ट्रांजिस्टर एज एन ऑक्सीलेटर, ठीक है। ट्रांजिस्टर का दोलित्र की भांति व्यवहार देखने जा रहे हैं हम लोग। अब देखें, आइए चर्चा करते हैं इसका। तो ऑक्सीलेटर क्या काम करता है? यहाँ पर ऑक्सीलेटर काम करता है डीसी वोल्टेज को किस में बदलेगा? एसी वोल्ट में। अब जरूरत क्या आन पड़ी इसकी जरूरत क्या आन पड़ी भाई? कई सारे ऐसे, जैसे आपको बात करें कि हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है, ठीक है। जैसे ट्रांसमीटर, इंफॉर्मेशन को क्या करना है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को क्या करना है, किसी दूसरी जगह ट्रांसमिट करना है। तो उसके लिए क्या होता है, एक फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत होती है, ठीक है। लाइक इन किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज। जैसे रेडियो सिग्नल है आपके पास, ठीक है, रेडियो सिग्नल है, अदर कई सारे सिग्नल हैं आपके पास, तो उनकी एक फिक्स रेंज होती है, ठीक है। तो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी और डिजायर्ड एम्पलीट्यूड का करंट हमें प्राप्त करने के लिए किसका इस्तेमाल करना होगा? ऐसे ही एक सेलेक्टिव फ्रीक्वेंसी के ऑक्सीलेटर की हमें जरूरत पड़ेगी। हम भी यहाँ पर अभी एलसी सर्किट की बात करेंगे। बट जो आपने देखा हमारे घरों में कौन सी लाइट आ रही है? एसी आ रही है, अल्टरनेटिंग करंट। इसकी भी एक फ्रीक्वेंसी है जो 50 हर्ट्ज है और 220 वोल्ट की सप्लाई है जो करंट आ रहा है। बट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमीटर के अंदर आपको किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी का करंट चाहिए होता है। तो वो कौन देगा आपको? कौन देगा? जो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का देगा वो आपको ऑक्सीलेटर देगा, ठीक है। कैसे देगा, आइए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखें, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो नियत आवृत्ति और आयाम का विद्युत दोलन उत्पन्न करती है जिसमें किसी बाह्य संकेत की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। या बैटरी से प्राप्त दिष्ट ऊर्जा को दोलित परिपथ के लिए प्रत्यावर्ती ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करती है। कहने का मतलब ऑक्सीलेटर का मीनिंग तो आप समझ ही गए किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। डीसी वोल्ट को किस में चेंज कर रही है? एसी में। डीसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट में चेंज कर रही है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया क्यों जरूरत आन पड़ी, क्योंकि कई सारे ऐसे सर्किट हैं और कई सारे ऐसी ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करना है। जैसे हमारा मोबाइल है, हमारे मोबाइल को ट्रांसमिट करने के लिए अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल की ज़रूरत होती है, जैसे कैरियर वेव। अब कैरियर वेव की एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीलेटर का। अब यहाँ पर क्या होगा, तो हमने दो ऑक्सीलेशन की बात की है, ये आपको पता है, जब में पढ़ा होगा डैम्प्ड ऑक्सीलेशन जिसमें आयाम क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटता जा रहा है। ये अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन जिसमें आयाम घटता नहीं जा रहा है। क्यों? ये तो टाइम डिपेंडेंट है भाई। टाइम के साथ क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये ट्रांसमिट हो रहा है यहाँ पर। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एम्पलीट्यूड आयाम धीरे 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 घटता जा रहा है। तो इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे? ये होता है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन आपके पास। हम लोग इसकी बात करेंगे जिसके समय के साथ साथ इसके आयाम में कोई परिवर्तन ना हो, इसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन ना हो। इस टाइप के ऑक्सीलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। और सबसे पहले इसमें क्या आता है, आपके पास कई सारे ऐसे सर्किट्स उपलब्ध हैं आपके पास जो सेलेक्टिव फ्रीक्वेंसी का करंट दें आपको। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक एलसी सर्किट की। तो आइए देखते हैं इसके लिए। सबसे पहले हम लोगों ने किया, ये एक यहाँ पर हम लोगों ने एलसी सर्किट ले लिया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये इंडक्टर है आपका, ये कैपेसिटर है और ये बैटरी। सबसे पहले जब हमारा कैपेसिटर क्या है, अभी प्रेजेंट टाइम पे डिस्चार्ज है, अब इसको हम चार्ज करते हैं। तो चार्जिंग के लिए इसको किससे कनेक्ट कर दें? बैटरी से कनेक्ट कर दें। जब हमारा कैपेसिटर क्या है, फुली चार्ज हो जाए, जब क्या हो जाए बेटा, फुली चार्ज हो जाए, फिर हम लोग क्या करते हैं, इस कनेक्शन को बैटरी से हटा लेते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि सर क्या बैटरी को हटा सकते हैं क्या यहाँ से? बिल्कुल हटा लो बैटरी को, कोई दिक्कत समस्या आने वाली नहीं है। बैटरी हटा लें, जब चार्ज हो गया है कैपेसिटर तो बैटरी को हटा सकते हैं बेटा आप, ठीक है। तो ये बैटरी हटा लें, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब कैपेसिटर क्या हो गया आपका, फुली चार्ज हो गया है। तो जब कैपेसिटर आपका फुली चार्ज हो गया है तो आप इसको कनेक्ट करें इस इंडक्टर से। इंडक्टर से कनेक्ट करने के बाद ये क्या कराएगा सर्किट में, सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट में अब क्या फ्लो होगा, करंट।
अब जब करंट सर्किट के अंदर फ्लो होगा तो ये इंडक्टर क्या करेगा, इस करंट का अपोज करेगा, क्योंकि एक यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। वो ईएमएफ क्या करेगा, जिसके कारण वो प्रोड्यूस कर रहा है उसी का ही क्या करेगा, वो करेगा, विरोध करेगा कि भाई तू मेरे अंदर से प्रवाहित मत हो। लेकिन करंट जाएगा भी कहाँ, करंट जाएगा इसके अंदर। तो टाइम डिपेंडेंट करंट है। धीरे धीरे यहाँ पर कि जब करंट फ्लो होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, लूप्स बने हुए हैं यहाँ पर इस कॉइल के अंदर, तो ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, है कि नहीं। तो यहाँ देखें, पहली बात ये कैपेसिटर क्या हुआ, धीरे 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 करके करंट बाहर आए और इसमें भी धीरे धीरे करंट बढ़ेगा, ठीक है। तो पहले क्या थी आपके पास, कौन सी एनर्जी थी आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी थी, कितनी थी, Q²/2C। फिर जब इसके अंदर चार्ज क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, तो ये पूरी एनर्जी कहाँ गई, ये पूरी एनर्जी चली गई जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा है यहाँ पर उसकी एनर्जी में। तो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी कितनी होगी, 1/2LI², ठीक है। तो जब ये न्यूनतम होगी तो ये मैक्सिमम होगी, और जब ये न्यूनतम होगी तो क्या हो जाएगी, ये मैक्सिमम हो जाएगी। पहले करंट इधर फ्लो हो रहा है, अब क्या हो जाएगा, ये सारा चार्ज मूव कर गया, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस, अब करंट ऐसे फ्लो होगा। तो ये पूरी की प्रक्रिया ऐसे चलती रह जाएगी, ठीक है। तो ये तो क्या हुआ, ऑक्सीलेशन, क्या हुआ, ऑक्सीलेशन। अब मैंने आपको बात की तो आप समझ गए कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा एसएचएम के अंदर कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। क्लियर है। तो ये इसकी बात हुई, यहाँ भी यही हो रहा है। यहाँ पर कौन सी एनर्जी है इस जगह, जब कैपेसिटर फुली चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, विद्युत क्षेत्र वाली एनर्जी। जब यहाँ पर चार्ज जीरो हो गया, पूरी एनर्जी यहाँ आ गई, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कितनी आई, 1/2LI²। तो जब ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, जब ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, तो ये प्रक्रिया ऐसे चलती जाएगी। पहले करंट इधर फ्लो हुआ, फिर ये ऐसे करके ये ऑक्सीलेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीलेशन, दोलन हो रहा है। एक कहानी से और समझते हैं। मैंने बताया आपको यहाँ पर जो आपके पास ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बैक ईएमएफ, और बैक ईएमएफ इस करंट का विरोध करेगा, ठीक है। जब ये फुल हो जाएगा, अब क्या करेगा, मान लीजिए करंट फ्लो करता है तो ये अब उसका विरोध करेगा, ठीक है। तो ये बैक ईएमएफ, यहां पर इससे भी एसएचएम समझते हैं। अभी एसएचएम पढ़ रहे हैं, अभी कहने का मतलब जो एलसी ऑक्सीलेशन है आप लोगों ने देखा हुआ है वो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर E इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, -L/dI/dt, ठीक है, -L/dI/dt। और ये बराबर हो जाएगा किसके, Q/C के। किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये Q/C के। अब ये Q/C के हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, L/d² डिफ्रेंशिएट कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में, d²/dt², ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/C और dQ/dt, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d²i/dt², तो ये हो जाएगा आपके पास -i, ये dQ/dt का लिख सकते हैं i, और ये हो जाएगा LC। और ये असलियत में LC है क्या, आपने AC के अंदर देखा होगा, LC की वैल्यू होती है ω² और 1/LC, ठीक है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इस जगह से आप इसको लिख सकते हो d²i/dt² इक्वल्स टू -ω²x। तो ये -ω²i, तो ये कंडीशन किसकी आ गई, एसएचएम की। कंडीशन किसकी आ गई, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। भाई ये तो होना चाहिए। अब लीनियर है कि क्या है, इसके लिए एक और इक्वेशन होनी चाहिए, जैसे हम लोगों ने एसएचएम में पढ़ा है कि x होना चाहिए a sin ω/t, a sin ω/t। पोजीशन टाइम के साथ वेरी करेगी, ठीक है। तो करंट क्या होगा, तो करंट भी टाइम के साथ क्या करना पड़ेगा, वेरी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा sin ω/t, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए है, करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है और करंट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इस जगह कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इस जगह रेजिस्टेंस क्या है आपका बेटा, जीरो है। इस पूरे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है। अगर मान लो
इसके अंदर रेजिस्टेंस आ जाता, फिर क्या होता, फिर तो बवाल मच जाता। तो अगर रेजिस्टेंस होगा, मैं लिख देता हूं यहां रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये यहाँ पर एनर्जी क्या हुई, एनर्जी कांस्टेंट है, कंजर्व है पूरी, यहाँ रेजिस्टेंस 0 है। ठीक है, अब यदि रेजिस्टेंस यदि R यदि R यदि R यदि रेजिस्टेंस प्रतिरोध हो तो, यदि प्रतिरोध हो तो ये जो इक्वेशन ऑफ SHM बनी है आपके पास, ये वाली, ये किसकी क्या आ जाएगी, I इक्वल्स टू आई नोट ई की पावर माइनस बी टी साइन ओमेगा टी। तो यहां पर अब करंट क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, लॉस होगा। करंट क्या होगा यहाँ पर, अभी तक कांस्टेंट था, अब क्या करंट होगा यहाँ पर, धीरे धीरे लॉस होगा। तो ये जो फैक्टर है, ये जो फैक्टर है, ये शहीद फैक्टर है, मतलब डी के। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ये डी के फैक्टर है, ई की पावर माइनस के बी टी। ठीक है, अब यहाँ क्या करेगा, कम कर देगा, मतलब हो सकता है इसका एम्पलीट्यूड भी धीरे धीरे क्या होता जाए, कम होता जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की कि भाई ऑक्सीलेशन होगा, तो ये ऑक्सीलेशन की बात कर ली हम लोगों ने। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर लो, इसको लिख लो, फिर हम लोग चर्चा करते हैं किसकी, आगे कहानी की चर्चा करते हैं। और इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें एक फीडबैक सर्किट की भी आवश्यकता होती है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया अभी ऑक्सीलेटर से जुड़ी हुई है, ट्रांजिस्टर से जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब हम लोगों ने ये देखा कि मान लीजिए इंफॉर्मेशन यहाँ से निकली, यहाँ से ऐसे गई, फिर हम लोगों ने कुछ, हमें कमी लगी उसमें, फिर हम लोगों ने इधर वापस भेजी। ठीक है, तो ऐसा ही फीडबैक सर्किट का भी वर्क है। आइए देखते हैं हम लोग, चलिए वीडियो पॉज करें, इसको लिख लें, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाँ तो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एक फीडबैक सर्किट है। असलियत में आपका ट्रांजिस्टर एज एन ऑक्सीलेटर इसी तरह वर्क करेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। वहाँ तो अभी हम लोगों ने किसकी बात की, सिर्फ और सिर्फ SHM की। तो SHM मतलब एक बार मीन पर, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, ऐसे करके मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम, ऐसे करके कहानी चलती जा रही है। तो यहाँ भी ऐसी ही कहानी चल रही है। देखें, ये आपका टैंक परिपथ है, ये आपका एम्पलीफायर है, और ये आपका फीडबैक सर्किट, ये आपका फीडबैक है। ठीक है, अब यहाँ हो क्या रहा है, हम लोग बेटा यहाँ से क्या करा रहे हैं, कुछ इनपुट करा रहे हैं, कोई भी है ना, यहाँ पर इनपुट करा रहे हैं। तो इनपुट कराने के फलस्वरूप ये टैंक परिपथ क्या करेगा, ये डीसी करंट को, दिष्ट धारा को किस में परिवर्तित करेगा, अल्टरनेटिंग करंट में, प्रत्यावर्ती धारा में। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला, क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें वी नोट। ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, अब ये जो हमें मिला है वी नोट। ठीक है, अब ये परावर्धक के लिए क्या, किसका काम करेगा, इनपुट का काम करेगा। तो यहाँ से हम इनपुट करा रहे हैं, ये वी इन, अब ये क्या काम करेगा, अच्छा डीसी को जब एसी में परिवर्तित करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऊर्जा की हानि भी हो जाती है। ठीक है, कुछ ऊर्जा की हानि हो जाती है। अब उसको, उस ऊर्जा की पूर्ति कौन करेगा, ये फीडबैक। अभी बात करेंगे इसकी। अब देखें, जो भी इनपुट मिला है आपको, कम आयाम का एम्पलीट्यूड मिला है, मान लेते हैं 2 मीटर का एम्पलीट्यूड मिला है आपको, मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये एम्पलीफायर क्या करेगा, अब उसको 4 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो एम्पलीफायर ने क्या किया, आयाम को बढ़ा दिया। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, आउटपुट। क्या मिलेगा बेटा, ये आउटपुट मिलेगा यहाँ पे, प्लस माइनस। ठीक है, तो ये आउटपुट, अब यहाँ से क्या होगा, वी नोट से यहाँ से क्या होगा भाई, अब वी नोट मिल गया आपको। अब वी नोट वो मिला है हमें आउटपुट पे, जो एम्पलीफायर ने हमें दिया है, इसका जो वी सिग्नल था उसका आयाम बढ़ा के।
अब हमें पता है कि यहाँ पे कुछ ऊर्जा की हानि भी हो गई थी, तो इसमें से कुछ भाग निकाल कर हम लोग क्या कराते हैं, फीडबैक सर्किट में भेज देते हैं और ये वापस यहीं पे आ जाता है। ठीक है भाई, प्लस वाला प्लस वाले के साथ और माइनस वाला माइनस वाले के साथ। याद रहे, ध्यान रहे ये कि हमें इन फेज में ही भेजना है, मतलब समान कला में ही इनपुट जाना चाहिए, विपरीत कला में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि y जो समीकरण है हमारे पास, जो एसएसएम से रिलेट करा दे रहा हूँ इसको, a साइन ओमेगा टी a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। और ये है आपके पास ये y1 और ये y2, ये है आपके पास a2 साइन ओमेगा टी प्लस, ये इसको ओमेगा टी लेते प्लस ये फाइव, ठीक है। ये एक इक्वेशन है। अब दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग, ये प्लस और एक माइनस, दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर अध्यारोपण हो रहा है, तो ये आ जाएगा वाई नेट। अब ये हो गया आपके पास कितना, y1 प्लस y2, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कुछ ऊर्जा की हानि हुई, तो यहाँ गया कुछ भाग निकाल के आपको इसमें वापस दे दिया, प्लस वाला प्लस के साथ और माइनस वाला माइनस के साथ दे दिया। तो अब क्या होगा, इस हानि को कैसे फुलफिल करेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना बेटा, a1 प्लस a1 साइन ओमेगा टी और प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये होगी कहानी। अब यदि फाई का मान क्या हो, जीरो हो, अगर फाई का मान जीरो हुआ तो जो वाई नेट है आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से a1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी। चलो इसकी बात तो सही हुई, ठीक है। फाई नोट क्या है आपके पास, जीरो है, तो ये साइन ओमेगा टी कॉमन आ जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, a1 प्लस a2। अब यदि जो फाई नोट है, फाई है आपका, वो क्या हो, पाई हो, तो वाई नेट क्या आ जाएगा आपके पास। अब देखें यहीं से देख लेते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, फंक्शन में चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा टी माइनस a2 साइन ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा आपके पास, जब कॉमन लोगे तो a1 माइनस a2 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ क्या हो गया, आयाम घट गया, बढ़ा तो नहीं, घट जरूर गया, ठीक है। तो हमें क्या, जो ये आप भेज रहे हो यहाँ से कुछ पार्ट भेज रहे हो, वो सेम फेज में होना चाहिए, इन फेज में, ठीक है। ये फीडबैक सर्किट। अब यहाँ से कुछ पार्ट गया, जो हानि हुई थी वो फिल करेगा इसकी हानि, फिर भर देगा इसको। जैसे मान लीजिए आपने पहले यहाँ पर 2 भेजा, यहाँ पर 2 मिला और 2 इनपुट को इसने क्या कर दिया, 4 में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। अब 4 आप ला रहे हो, 4 यहाँ दोगे, 4 ये यहाँ पर क्या करेगा, जो हानि हुई थी उसकी भरपाई कर देगा और फिर ये परावर्धक क्या काम करेगा, 4 को किस में बदल देगा, 16 में, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ से ऐसी कहानी किसकी चल रही है, नेगेटिव वाले की। आपने -2 यहाँ से दिया, -2 देने के बाद ये -4 में बदलेगा, -4 फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर -16 वहाँ पे प्राप्त होगा। तो ये प्रक्रिया ऐसी करके चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी और डिजायर्ड एम्पलीट्यूड का हमें करंट प्राप्त नहीं हो जाता, मतलब सिग्नल प्राप्त नहीं हो जाता। ये है आपके पास, क्लियर। तो ये तो फीडबैक सर्किट की बात हुई। ऐसा करके यहाँ से सिग्नल डाल रहे हैं, जब आपके पास डीसी एसी में परिवर्तित होती है, कुछ हानि भी यहाँ पर होती है। तो ये आउटपुट मिला हमें, आउटपुट मिलने के बाद हमने एम्पलीफायर में क्या किया, इसको इनपुट कराया। अब एम्पलीफायर क्या काम करेगा, जैसे यहाँ से बता दूं मैं आपको कि आपने जो इनपुट कराया था वो इस प्रकार से था, ये ऐसे करके ये इनपुट कराया आपने, ठीक है। अब जैसे आपने एम्पलीफायर को भेजा तो एम्पलीफायर ने क्या कर दिया, यहाँ से कुछ इसको सही किया होगा इन्होंने, ठीक है, लेकिन ये पूरा सही नहीं कर पाए। तो फिर हमने कुछ भाग निकाल के वापस भेजा ये फीडबैक सर्किट के माध्यम से। तो फिर क्या होगा काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद ये ऐसे हो गया होगा। ये अब देखें एम्पलीट्यूड में कोई परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। ये आयाम में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा, आराम से सेम एम्पलीट्यूड है, देखें। तो यही बार बार कहानी हो रही है, यही फीडबैक सर्किट काम कर रहा है कि भाई कुछ अगर हानि हो रही है आपके पास तो वापस भेज दो आप। फिर यहाँ से इनपुट जाएगा एम्पलीफाई, फिर एम्पलीफाई करेगा,
और डिजायर्ड एम्पलीट्यूड और डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का आपको सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो कहानी हुई किसकी, एक फीडबैक सर्किट की। अब एज एन ट्रांजिस्टर अगर हम लोग बात करेंगे, ट्रांजिस्टर एज एन ऑक्सीलेटर तो कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सर्किट बना रखा है आपके परिपथ, और उसके बाद आपके पास क्या आ गया, ये ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ये आ गया एम्पलीफायर सर्किट, और ये आ गया आपके पास फीडबैक। ठीक है, तो इसी को कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो आपके पास ये आ गया टैंक परिपथ, ठीक है, और यहाँ से करते हैं, ये आपका बेस हो गया P, और ये क्या हो गया आपके पास N, एमीटर ठीक है, कॉमन एमीटर वाला सर्किट इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, और ये हो गया आपके पास, ये भी N, ये C। चलिए और क्या करें, ठीक है, ये माइनस प्लस, और यहाँ पर एक की लगा रखी है आप लोगों ने। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इस कहानी को, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से देखें, बात करें, विचार करते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, देखो बेटा, जब हम लोगों ने की को कनेक्ट किया, की को कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ से कलेक्टर करंट बहेगा, कलेक्टर करंट फ्लो होगा। आप ध्यान समझते जाना, एक ही बार समझाऊंगा मैं। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही। तो यहाँ से क्या हो गया आपके पास, जैसे आपने सर्किट कंप्लीट किया, सर्किट कंप्लीट करने से कलेक्टर करंट बहेगा, कलेक्टर करंट बहने से यहाँ पर क्या होगा, इस इंडक्टर के अंदर क्या बहेगी, धारा, और वो धारा का क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है भाई, अब कहने का मतलब इस इंडक्टर के अंदर, ये इंडक्टर क्या है आपके पास L2, ठीक है, इसके अंदर धारा बह रही है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, विभवांतर भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये कुंडली और ये कुंडली जो है, ठीक है, ये दोनों एक ही क्रोड पे है, मतलब नरम लोहे की प्लेट पर या छड़ पर एक ही तरफ लपेटी हुई है। ये वाली कुंडली ऐसे लपेटी हुई है, तो ये वाली कुंडली कैसे लपेटी हुई है, ऐसे करके लपेटी हुई है। तो जब इसमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल में परिवर्तन होगा, तो इधर भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों, उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें, तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। अगर इधर धारा परिवर्तित होगी तो इधर भी धारा में परिवर्तन होगा, है कि नहीं है। तो इसके क्रॉस हमने बोला पोटेंशियल ये माइनस और ये वाला प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, ये प्लस ये वाला माइनस हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर इसमें परिवर्तन हुआ तो ये क्या करेगी, लेंज के नियम से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन होगा, तो ये इसमें अगर परिवर्तन हो रहा है तो ये वाली कुंडली इस परिवर्तन का क्या करेगी बेटा, विरोध करेगी। ठीक है, अगर इसके अंदर धारा का मान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, धारा का मान परिवर्तित होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर धारा का मान परिवर्तित हुआ, पोटेंशियल इसके अक्रॉस बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से कि इसका पोटेंशियल इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है VBE का, ये बढ़ेगा। ये बढ़ने के फलस्वरूप आपका जो बेस करंट है यहाँ से, उसका मान क्या होगा, परिवर्तित होगा। जो भाई बेस करंट है आपका, ये जो बेस करंट है, इसका मान क्या होगा, परिवर्तित होगा। और अगर बेस करंट का मान परिवर्तित हो रहा है तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या है आपके पास, जो हम लोग बोलते हैं कॉमन एमीटर के अंदर IC/IB, और अगर IC इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, बीटा टाइम्स IB। अगर बेस करंट के मान में परिवर्तन हो रहा है तो बीटा टाइम्स IC करंट के मान में भी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब IC करंट के मान में परिवर्तन हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से, I इक्वल टू IC प्लस IB। ठीक है, तो I जो है आपके पास, इन दोनों के मान में परिवर्तन हो रहा है, और इन दोनों के मान में परिवर्तन होगा तो आपका अमीटर करंट भी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। इन सब की हम लोगों ने बात कर दी। ठीक है, तो सभी करंट क्या हुए यहाँ पर, बढ़ते गए। ठीक है, बेस करंट बढ़ा,
कलेक्टर करंट बढ़ गया, कलेक्टर से अमीटर करंट बढ़ गया। क्लियर है? तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मान लेते हैं करंट का मान अधिकतम हो गया, ये जो धारा है संग्राहक धारा, इसका मान अधिकतम हो गया, क्योंकि ट्रांजिस्टर की भी एक लिमिट है। मैक्सिमम करंट के बाद वो करंट सर्किट में फ्लो करवाना क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो मान लेते हैं कलेक्टर करंट मैक्सिमम पे पहुंच गया, तो मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास इसमें जो है, आपके पास इस इंडक्टर के अंदर जो धारा का प्रवाह है वो भी अधिकतम होगा, यहाँ अधिकतम होगा तो यहाँ भी क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा। उसके बाद ये क्या करेगा ट्रांजिस्टर, इसमें करंट का प्रवाह क्या कर देगा, बंद कर देगा। और जब ये करंट का प्रवाह बंद कर देगा तो जो कैपेसिटर है आपका ये क्या हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा। ये क्या काम करेगा बेटा, फुली चार्ज हो जाएगा। तो यहीं पर अगर मैं बनाऊं, ये देखें कि पहले ये ऐसे करके गया, ठीक है, यहाँ पर अब जो करंट बंद हो रहा है तो इसकी क्या अवस्था आ गई, संतृप्त अवस्था आ गई। ठीक है, इसकी संतृप्त अवस्था आ गई। अब संतृप्त अवस्था आने के बाद धारा का प्रवाह यहाँ पर नहीं होगा, तो संतृप्त अवस्था जब आएगी तब ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फुली चार्ज हो जाएगा। ये कैपेसिटर क्या हो गया बेटा, फुली चार्ज हो गया। अब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, धारा प्रवाह नहीं हो रहा है, तो इसको कौन धारा देगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर आवेश का मान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो इस जगह में परिवर्तन होगा, और फिर इस जगह परिवर्तन होगा तो यहाँ परिवर्तन होगा। तो यहाँ परिवर्तन हुआ तो बेस करंट में परिवर्तन होगा, बेस करंट में परिवर्तन हुआ तो कलेक्टर करंट परिवर्तित होगा। यहाँ न्यूनतम हुआ, अगर अब ये क्या हो गया, ये न्यूनतम, ये न्यूनतम, तो ये न्यूनतम, तो आपके पास कहाँ गया, अमीटर करंट भी क्या हो गया, न्यूनतम हो गया। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया ऐसे करके चलती जाती है। ठीक है, फिर क्या होगा, जब न्यूनतम मान प्राप्त हो जाएगा, न्यूनतम मान के बाद क्या होगा, फिर ये धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा, देन फिर यहाँ पर यही कहानी होगी। तो ये कहानी कैसे चलती रहेगी आपके पास, इसी प्रकार से। और हमें डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी और डिजायर्ड एम्पलीट्यूड का हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर सिग्नल प्राप्त होगा, जो हम इस वाली कुंडली से क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। क्लियर है, पक्की बात। तो ये ट्रांजिस्टर एज एन ऑक्सीलेटर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास टैंक परिपथ बना दिया। एम्पलीफायर, ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है। फीडबैक के लिए हम लोगों ने रखा ये L1 कुंडली। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रही है, सेम एक ही नरम लोहे की छड़ में है ये दोनों, ये इस प्रकार से लपेटी गई है, ये इस प्रकार से लपेटी गई है, और वो वाली इस प्रकार से लपेटी गई है। ठीक है, जब इसमें अन्योन्य प्रेरण से क्या हो जाएगा, अगर इस कुंडली में परिवर्तन हो रहा है तो ये वाली करेगी, इस कुंडली में परिवर्तन का विरोध करेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर, इसलिए हम लोगों ने यहाँ प्लस यहाँ माइनस बनाया हुआ है, तो यहाँ क्या हो गया, प्लस और ये माइनस, कहने का मतलब इसमें परिवर्तन का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। क्लियर है, तो यहाँ पर ये रही ट्रांजिस्टर एज एन ऑक्सीलेटर। क्लियर है, तो होप आपको सही लगा होगा, और ऐसे करके इसकी वर्किंग है। क्लियर है, अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर आपका होता है समाप्त, और हम लोग करने जा रहे हैं इसके प्रश्न। ठीक है, जिसमें हमें काफ़ी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है, हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से ट्रांजिस्टर पढ़ लिए हैं। अब मेन आता है, इसमें क्वेश्चन इतना टफ नहीं आते, इसमें 3-4 एक फॉर्मूले हैं। ठीक है, 3-4 फॉर्मूले, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, वही फॉर्मूले से हमें क्वेश्चन करना होगा। अभी मैं करा देता हूँ आपको, फॉर्मूले भी आपको याद ही होंगे। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से फीलिंग आएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो पॉज करें, इसको लिख लें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से इसके। चलिए लिखें। हाँ तो बच्चों, ये 2 क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर के, जिन्हें हमें क्या करना है। और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। उभयनिष्ठ उत्सर्जक परावर्धक के लिए धारा लाभ 59 है। यदि उत्सर्जक धारा 6 मिली एम्पियर है तो संग्राहक धारा और आधार धारा का मान क्या करना है, हमें बताना है। दूसरा प्रश्न ये है कि ट्रांजिस्टर में आधार धारा 105 माइक्रो एम्पियर है और संग्राहक धारा 2.05 मिली एम्पियर है, तो बीटा और अल्फा हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, देखें, और अगर आप ये भी चाहते हैं कि ये क्वेश्चन भी खुद ही करना, तो आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। चलिए मैं बता रहा हूँ इधर। अब यहाँ पर आपको धारा लाभ, और कौन सा है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परावर्धक में क्या आता है, धारा लाभ बीटा आता है, ये भी याद होना चाहिए। उभयनिष्ठ आधार के अंदर जो धारा लाभ आता है वो अल्फा होता है, और उभयनिष्ठ उत्सर्जक के अंदर जो धारा लाभ होगा वो क्या आएगा, बीटा आएगा, और उभयनिष्ठ संग्राहक के अंदर धारा लाभ क्या होता है, गामा आता है।
ठीक है, तो ये आ गया बीटा। और बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम लोग उभयनिष्ठ आधार होगा तो IC अपॉन IB। यहाँ पर इनपुट करंट होता है बेटा IB और आउटपुट होता है IC। तो ये आ गया बीटा कितना दिया हुआ है अपन को 59। अच्छा IC अपॉन IB, अच्छा उत्सर्जक धारा दे रखी है अपन को, ओके। तो ये आ गया आपके पास IB। तो IC इक्वल टू कितना हो गया बेटा 59 IB, ये हो गया अपने पास, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, तो जो अमीटर करंट होता है वो किसके बराबर होता है, 100% अमीटर करंट ये बराबर होता है 5% IB करंट के और 95% कलेक्टर करंट के, ठीक है। आई इक्वल टू होता है IB प्लस IC, ठीक है। ये कितना दे रखा है हमें 6 मिली एम्पियर दे रखा है, ठीक है। इक्वल टू IB लिख लो इसको प्लस IC। तो IC कितना मान है 59 दे रखा है, 59 IB, तो 59 इंटू IB ये हो गया। तो यहाँ से आप कॉमन ले लें 51 प्लस 1 60 हो जाएगा। तो IB का मान आ गया आपके पास बेटा कितना, ये IB आ गया अपने पास 1/10 मतलब कि 0.1, ये IB का मान आ गया। अब अगर आप लिखना चाहते हैं आधार धारा का लाभ, तो आधार धारा का लाभ आ चुका है आपके पास, संग्राहक धारा। तो संग्राहक धारा लिख लें IC इक्वल्स टू 59 इंटू 0.1, तो ये हो जाएगा आपके पास IC इज इक्वल्स टू 5.9। क्लियर है। तो वीडियो और सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ था देख लें। यहाँ पर हमें बीटा और दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 59, कितना दिया हुआ था बेटा 59, ठीक है। और हमें उत्सर्जक धारा दी हुई थी, कितनी दी हुई थी 6 मिली एम्पियर। तो हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया, उभयनिष्ठ उत्सर्जक के अंदर धारा लाभ होता है बीटा, ठीक है। तो ये हो गई कहानी, यहाँ से पूरा का पूरा हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया यहाँ से। क्लियर है। तो आप लिख लें इसको वीडियो पॉज करके। अब दूसरे में हम लोग दूसरा क्वेश्चन ये है अपने पास, दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ट्रांजिस्टर में आधार धारा 105 माइक्रो एम्पियर है, मतलब ये हमें दे रखा है कितना IB कितना दे रखा है 105 माइक्रो एम्पियर। संग्राहक धारा कितनी दे रखी है, संग्राहक C धारा 2.05 मिली एम्पियर ये दे रखी है हमें, ठीक है। तो हमें बीटा और अल्फा ज्ञात करना है। एक काम कर सकते हैं आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करें, बीटा आपको पता है अल्फा भी आपको पता है, तो आप निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लें निकाल लोगे भाई, हाँ चलिए वीडियो पॉज करें निकालें। हो गया भाई, अरे हो गया, लड्डू ला लो। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। हो गया क्या, अरे हो गया। चलो अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ से देखें, सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा हुआ है, IB करंट दे रखा है, IC करंट दे रखा है, संग्राहक धारा और आधार धारा दे रखी है। तो यहाँ से अगर निकालो, मैंने उत्सर्जक के अंदर अभी हम लोगों ने लिखा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से इसको चेंज कर लो, 105 इंटू 10 की घात माइनस के 6 और ये आ जाएगा 2.05 इंटू 10 की घात माइनस के 3 एम्पियर, ये एम्पियर बदल भी सकते हो आप। तो ये आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, IC कितना है 2.05 इंटू 10 की घात माइनस के 3, इसको बदल लो 105 इंटू 10 की घात माइनस के 6, इससे ये गया, ठीक है, -3। क्लियर है। आप इसको सॉल्व आउट करोगे आप, तो
तो ये आ जाएगा बेटा यहाँ से 19.5। ठीक है, तो ये बीटा आ गया। उभयनिष्ठ उत्सर्जक के अंदर धारा लाभ, अब उस उभयनिष्ठ आधार के अंदर धारा लाभ देखो अल्फा। अल्फा क्या होता है आपके पास, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, तो यह आ जाएगा 19.5 1 प्लस 19.5। ठीक है, अब यहाँ से अगर करोगे तो 19.5 डिवाइड बाई 20.5, तो ये लगभग जाएगा 0.95 के लगभग। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, लगभग यही आएगा बराबर। क्लियर है? तो वीडियो पॉज करें बेटा, इसको लिख लें, है ना, फिर हम लोग और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, हाँ तो बच्चों अब हम 3 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन एक ही बोर्ड पे। ठीक है, तो मैं कौन सा बताऊं, देखते हैं, तीनों कर लेंगे, क्या दिक्कत है। देखो पहला प्रश्न, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ये क्या है, कॉमन एमीटर। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन है। आधार उत्सर्जक विभव में 240 मिलीवोल्ट का परिवर्तन करने से आधार धारा 100 माइक्रो एम्पियर परिवर्तित हो जा रही है। ठीक है, तो निवेशी प्रतिरोध ज्ञात करना है इसमें। अब यही है, यही विन्यास है उभयनिष्ठ अपने पास कौन सा विन्यास है, कॉमन एमीटर विन्यास, मतलब उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में संग्राहक उत्सर्जक विभव को 6 से 10 वोल्ट बढ़ाने पर धारा 5 मिली एम्पियर से 5.8 मिली एम्पियर बढ़ जा रही है। तो इसमें क्या बताना है आपको, निर्गत प्रतिरोध का मान बताना है। क्या बताना है बच्चों, निर्गत प्रतिरोध का मान बताना है। अच्छा, दूसरी कहानी क्या कह रही है आपके पास, दूसरी कहानी में ये है कि यहां से जो थर्ड प्रश्न है आपका, यहां से सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में आधार धारा 20 माइक्रो एम्पियर परिवर्तित हो जाती है। यह परिणाम 0.02 वोल्ट में परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन, आधार उत्सर्जक विभव में परिवर्तन करने पर आ रहा है, और संग्राहक धारा में 2 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो जाता है। निवेशी प्रतिरोध बीटा और विभव लाभ हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर है? तो चलिए वीडियो पॉज करें और तीनों प्रश्न करें, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। देखें क्या दे रखा है हमें, आधार उत्सर्जक विभव में 240 मिलीवोल्ट का परिवर्तन आया, तो ये किसमें है, आधार उत्सर्जक विभव। तो डेल्टा VBC आपके पास आ गया कितना भाई, 240 मिलीवोल्ट। इसको चेंज कर लो, 240 इंटू 10 की घात -3 वोल्ट। यूनिट चेंज करके करें प्रश्न। दूसरा क्या बोल रहा है आपके पास, आधार धारा मतलब डेल्टा IB में कितना परिवर्तन हो रहा है, 100 माइक्रो एम्पियर। तो इसको भी परिवर्तित कर ले 100 एम्पियर में 10 की घात -6 एम्पियर। अब हमसे क्या बोल रहा है, निवेशी प्रतिरोध। तो Rin का मान आप जानते हैं, डेल्टा VBC अपॉन डेल्टा IB। इसको कर ले, वैल्यू रखें, 240 इंटू 10 की घात -6 अपॉन 100 इंटू 10 की घात ये 3 -6। चलिए ठीक है, ये 6 हो गया। अब इस 3 से, इस 6 से ये 3 हमारा बचा 3 -3, और ये चला गया, अब -1 बचा। ठीक है, अरे क्लियर है, क्लियर। चलो, तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, देखें कितना था, 240 मिलीवोल्ट, हमने 10 की घात -3 हो गया, -6 से। ठीक है, ये हो गया, -1 बचा हुआ है आपके पास। चलिए, तो यहाँ ऊपर जाएगा 2400 ओम, है ना। अगर आप इसको किलो ओम में परिवर्तित करो 2.4, ये किलो ओम में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, दोनों लिख दिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही है, और इसमें डेल्टा VC कितना हो जा रहा है, अगर हम निकालें ये 10 -6 4 वोल्ट, और इसमें हमें संग्राहक धारा में कितना परिवर्तन है, डेल्टा IC में कितना परिवर्तन है, 5.8 -5, तो ये आ गया 0.8। ठीक है, ये मिली एम्पियर है।
मिली एम्पियर, तो इसको एम्पियर में बदल लो, तो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो आर आउट निकाल लें। आर आउट का फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा वी सी अपॉन डेल्टा आई सी। ये आ जाएगा आपके पास कितना, 0.8 इंटू 4 है, 4 अपॉन 0.8 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब एक काम करो, पॉइंट हटाओ, 0 लगा दो, ठीक है। ये ऊपर जाएगा 5 इंटू 5⁻³ ठीक है, सॉरी माइनस नहीं प्लस आएगा, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो ये ओम, ये ओम में आ जाएगा, या 5 किलो ओम लिख दो, ये भी आंसर है एक, ठीक है। तो ये हो गया पहला प्रश्न, ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न, वीडियो पॉज करें, तीसरा प्रश्न करें, फिर साथ में मिलके करते हैं। अब तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो यहाँ से। तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में आधार धारा कितनी दी हुई बच्चों 20 माइक्रो एम्पियर। तो आप इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो 20 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। माइक्रो एम्पियर में दे रखा है, एम्पियर में बदल लें। चलिए अब परिणाम, अब आधार उत्सर्जक विभव में कितना दे रखा है हमें, आधार उत्सर्जक। तो ये इनपुट वोल्टेज है आपका, कितना दे रखा है आपके पास, परिवर्तन 0.02 वोल्ट का। तो इसमें यूनिट बदलनी नहीं, ऐसा यूनिट में ये प्लस। अब देख रहा है हमको संग्राहक धारा में परिवर्तन कितना हो जा रहा है, 2 मिली एम्पियर का, 2 मिली एम्पियर का। तो इसको भी एम्पियर में बदल लें, तो 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। चलो ये हो गया। अब यहाँ से हमें क्या क्या निकालना है, निवेशी प्रतिरोध आर इन, बीटा निकालना है, विभव लाभ निकालना है। तो एक काम करिए, आपके पास आई बी है, आई सी है, तो आप बीटा निकाल लें। तो बीटा हमारे पास कैसे आएगा, देखें, बीटा इक्वल टू होता है आपके पास आई सी अपॉन आई बी। इसी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर बेटा, ट्रांजिस्टर में आई सी अपॉन आई बी। तो आई सी की मान कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइड बाई 20 इंटू 10⁻⁻6 -3 -6 -3 बचा आपके पास, ठीक है। अब एक काम करें, 1 0 से ये उड़ा दें -2, और इससे ये ख़त्म हो गया, 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं 100। तो आपके पास आ गया धारा लाभ, किसमें, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में धारा लाभ आ गया कितना बेटा, 100। अभी आपको निकालना है आर इन का मान। तो आर इन कितना होगा आपके पास, आर इन होता है आपके पास वी डेल्टा वी इन अपॉन, आर इन हो जाएगा डेल्टा वी इन अपॉन, और यहाँ पर डेल्टा आई बी, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लो, वी इन कितना है आपके पास 0.02, आई बी कितना है 20 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। ये वाली कहानी हो गई यहाँ से। आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा दो और यहाँ पे 00 लगा दो। तो पॉइंट हटा दिया, 00 लगाया, 1 0, ये तो माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये भी 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 खत्म। कितना आ जाएगा आर इन का मान 1000 ओम। ये तो किसका आ गया मान बेटा, आर इन का मान आ गया, ठीक है। और क्या निकालना है आपको, विभव लाभ निकालना है। तो वोल्टेज गेन निकालना है। वोल्टेज गेन कितना होता है आपके पास, ए वी इक्वल्स टू आपके पास होता है ये डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा वी इन, ये होता है आपके पास। लेकिन लेकिन यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास वी आउट तो है ही नहीं, हमारे पास क्या नहीं है बच्चों, वी आउट तो है ही नहीं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ से और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एक बीटा का फॉर्मूला, ये एक वोल्टेज गेन का फॉर्मूला और आता है आपके पास। क्या लिख सकते हैं, बीटा आर आउट अपॉन आर इन। ये हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है, मैंने बताया था वहाँ पर वोल्टेज गेन में। तो ए वी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, आर आउट कितना है आपके पास,
अच्छा, आर आउट भी आपको दिया हुआ नहीं है ना। एक काम करो, आर आउट का मान लिख लो यहाँ पर ब्रैकेट में, कितना ले लें, 5 किलो ओम ले लो। आर आउट का मान लिख लेना, कहीं भी दिया गया है आर आउट 5 किलो ओम। यह आ जाएगा बीटा 100 इंटू 5 किलो ओम है ना, 5 इंटू 10 की घात 3 डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपके पास आर इन का मान 1000। ये 1000 से ये खत्म, और ये आ जाएगा इसका मान कितना, 500। तो ये 500 आ गया वोल्टेज गेन। क्लियर है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको ये पता होना चाहिए। तो वीडियो पॉज करें, लिख लें, फिर हम लोग ट्रांजिस्टर के 2-3 और काफ़ी अच्छे प्रश्न करते हैं। चलिए लिखें। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 1800212799 1821 799 18002121 799।